हेलो दोस्तों, अन अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में एक खबर चर्चा में है जहां पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर एक यात्रा पर गए हैं। इस यात्रा में एक खास बात यह है कि एक समूह का नाम आता है बिम्स्टेक। तो बिम्स्टेक से जुड़ी हुई कौन कौन सी बातें हैं जो इस यात्रा के दौरान एक कीवर्ड के रूप में काम कर सकती है, इस समूह की क्या प्रासंगिकता है। मतलब बिम्स्टेक के बारे में आपने काफ़ी समय पहले से सुना होगा। कई सारे ऐसे संगठन हैं जिसमें भारत शामिल होता है, उसमें से एक बिम्स्टेक है, एक का नाम शार्क है। इसी तरह आप ब्रिक्स देशों का समूह सुनते हैं। इसी तरह आप प्रशांत महासागरीय क्षेत्र के अंतर्गत जो सहयोग किए जा रहे हैं उसका नाम आपने सुना होगा, आपने ऑकस का नाम सुना होगा। तो आज की जो घटना है या फिर आज का जो संदर्भ है वो बिम्स्टेक से जुड़ता है। आज के इस डिस्कशन में हम समझेंगे कि बिम्स्टेक से जुड़ी हुई कौन कौन सी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए, क्या गठन है, कौन कौन से देश हैं। एक तरीके से रिवीजन आप इसका मान सकते हैं। साथ ही जो चर्चाएं हुई हैं उस पर भी बात करेंगे। तो खबर यहां दी हुई है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बिम्स्टेक बैठक में भाग लिया है। और इसमें एक और बात यह भी है कि इस बैठक को इस बार थाईलैंड के बैंकॉक शहर में आयोजित किया गया है और ऐसा माना जा रहा है कि ये विदेश मंत्रियों की थाईलैंड में आयोजित की गई पहली बैठक है। तो चूंकि विदेश मंत्री स्तरीय बैठक है, ऐसे में आगे चल करके इस बैठक का सार ये निकलता है कि जब बड़े लेवल पर मीटिंग होंगी, यानी कि प्रधानमंत्रियों के स्तर पर या राष्ट्रपतियों के स्तर पर, उसमें इस बैठक का बहुत ज्यादा योगदान होने वाला है। तो इस समूह पर आते हैं कि आखिरकार ये समूह क्या है, किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि किसी भी समूह के अंतर्गत कौन कौन से सदस्य देश मौजूद हैं। तो इसका नाम क्या है? बिम्स्टेक, यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यानी कि इसके नाम से भी बहुत कुछ आपको पता चल जाएगा। इसमें नाम थोड़ा सा बड़ा है तो हो सकता है कि आपको इसे याद करने में समस्या हो जाए। इसमें कीवर्ड्स छुपे हुए हैं, BIMSTEC। तो BI से आप समझ लीजिए बे ऑफ बंगाल, ठीक। इनिशिएटिव, बी से बे ऑफ बंगाल, आई से इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल कोऑपरेशन, ठीक है, ऐसे समझ लेना। बाकी इन देशों के नाम से भी यहां पर बहुत सारी बातें जुड़ती हैं, जैसे कि बी से क्या है? बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, ठीक है, टी से थाईलैंड और इकोनॉमिकल कोऑपरेशन। फिर आप ये सोचेंगे कि इसमें नेपाल और भूटान रह गया। जी हाँ, ये रह गया था क्योंकि ये नाम बाद में आए थे। तो ऐसा नहीं कि जितने देश शामिल होते जाएंगे तो नाम को बड़ा करते जाएंगे। इसमें छोटा नाम था पहले जिसको BIST और EC आगे लगा करके, यानी इकोनॉमिकल या इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से हम जानते थे। तो BIST का क्या मतलब हुआ? यहाँ पर बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, ये 4 देशों ने मिलकर के इसको शुरू किया था जब इसका गठन हुआ था। तो आज के समय में कौन कौन से देश मौजूद हैं, इनका नाम आपको नोट कर लेना चाहिए। बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। बहुत सारे जब समूहों के नाम एक साथ आ जाते हैं तब हम उनमें मौजूद जो सदस्य देश हैं उनके नामों को मिस कर जाते हैं, या फिर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि आखिरकार कौन कौन से देश हैं। मतलब कि क्या भूटान इसमें है, क्या नेपाल इसमें है। फिर सार्क का अगर आप नाम लेंगे यहाँ पर, तो सार्क में भी आपको कुछ ऐसे ही देशों का समूह मौजूद दिखाई देगा, लेकिन उसमें कुछ नाम होंगे, कुछ नहीं होंगे। जैसे अगर आप सार्क का गठन देखेंगे तो उसमें आपको थाईलैंड नहीं मिलेगा। थाईलैंड की जगह कौन सा देश मिलेगा? पाकिस्तान। इसमें 7 सदस्य देश हैं, उसमें 8 देश हैं। एक देश कौन सा बढ़ गया? अफगानिस्तान। तो इस तरह से आपको ये भी तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलना होता है कि कौन से देश सिमिलर हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, और कौन से एक्स्ट्रा आ गए हैं, ठीक है। तो एक बार टॉपिक से जुड़ी हुई जो कीवर्ड्स हैं उनको समझ लें। स्थापना कब हुई है? 1997 में। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि एक क्षेत्रीय संगठन है, यानी कि एक संगठन हो सकता है जो पूरे पृथ्वी के अंतर्गत सभी देशों को, सभी कॉन्टिनेंट को शामिल करता हो, उसको हम अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह सकते हैं। लेकिन ये एक क्षेत्रवार या क्षेत्र विशेष देशों को ही शामिल करता है। इससे जुड़ा हुआ एक घोषणा पत्र था जो चर्चा में होना चाहिए और आपको याद करना चाहिए कि बैंकॉक घोषणा, यानी कि प्रश्न ऐसा बन सकता है कि बिम्स्टेक का गठन किस घोषणा के अंतर्गत हुआ है? बैंकॉक घोषणा के तहत। इस बात को याद रखिए, कीवर्ड है, स्टार मार्क कर देता हूं। आगे तो वर्तमान संरचना में जिन देशों का नाम है वो हमने नोट कर लिया, और इसका महत्व यह है कि दुनिया की लगभग 22% आबादी इन देशों के अंतर्गत शामिल होती है। अगर आप इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो 2016 के बाद का एक आंकड़ा ये बताता है कि लगभग
3.5 से लगा करके 7.5% जो जीडीपी का ग्रोथ है वो इन्हीं देशों के अंतर्गत देखने को मिल रहा था। ये 2016 तक का डेटा है। इसके अलावा अगर आप जीडीपी की बात करते हैं तो 2.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी इन देशों की मिलाकर के होती है, जो अपने आप में एक बड़ी जीडीपी है, क्योंकि भारत की जीडीपी अपने आप में महत्वपूर्ण है और बहुत सारे देश साथ में शामिल हैं। इसमें एक देश है बांग्लादेश। बांग्लादेश की लोकेशन अगर आप समझेंगे तो बंगाल की खाड़ी के पास महत्वपूर्ण है। तो बांग्लादेश चूंकि इस समूह का एक सदस्य है, ऐसे में जो व्यापारिक मार्ग है वहाँ पर बांग्लादेश की भागीदारी बहुत ज़्यादा जरूरी है, और साथ ही यहाँ से गुजरने वाला जो व्यापार है वो भी इम्पॉर्टेंट है। एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड रूट है। जैसे अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको दक्षिण चीन सागर वाला एरिया मिलता है, सुंडा जल संधि के पास में अगर आप गुजरेंगे तो वहाँ से किस तरह से ट्रेड होता है, जिस तरह से वो इम्पॉर्टेंट है उसी तरह ये भी ट्रेड रूट इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ पर भारत और बांग्लादेश जैसे देशों का दबदबा है। अब ये जो शब्द मैंने बोले अभी आप आगे कनेक्ट कर पाएंगे। उद्देश्य और सहकारिता को समझ लें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो प्रारंभिक केंद्र बिंदु इसका 6 क्षेत्रों में, यानी कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन पर केंद्रित था। यानी कि अगर किसी समूह का गठन किया गया है तो पहला प्रश्न ये होगा कि आखिरकार वो समूह किन क्षेत्रों में काम करने वाला है। क्या वह समूह कोई आर्थिक समूह है, कोई व्यापारिक समूह है, या किसी तरह का कोई सैन्य समूह है। जैसे कि अगर आप नाटो का एग्जाम्पल लेंगे तो नाटो में ऐसा दिखता है कि एक तरह का सैन्य गठबंधन है, जहां पर अगर किसी एक देश पर आक्रमण होता है तो बाकी सभी देश वहां पर काउंटर करने आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, एक क्षेत्रीय समूह है जिसके उद्देश्य व्यापारिक, आर्थिक और एक दूसरे के प्रगति से संबंधित है। यानी कि ट्रेड करेंगे, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के तहत एक दूसरे के साथ तकनीक साझा करेंगे। इसके अलावा जो एनर्जी है, एनर्जी सेक्टर में भारत किस तरह से काम कर रहा है, म्यांमार क्या दे सकता है, थाईलैंड क्या दे सकता है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो बहुत छोटे हैं, जैसे कि नेपाल है, भूटान है। इनकी स्थिति को भी अगर आप देखते हैं तो ये भू आबद्ध हैं, लैंडलॉक्ड हैं। ऐसे में इनके पास अगर इन्हें ट्रेड करना है, अपनी चीज़ों को कहीं बाहर दूर भेजना है, तो इन्हें समुद्र की आवश्यकता होगी। ऐसे में समुद्री क्षेत्र का कनेक्टिविटी कहाँ से मिल पाएगी, या तो भारत से होकर के जाएंगे या तो बांग्लादेश से होकर के जाएंगे। ऐसे में इन देशों का, इन छोटे देशों का यहाँ होना भी एक महत्व रखता है, जो कि इनकी अवस्थिति के हिसाब से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के लिए अगर आप नेपाल की स्थिति को देखते हैं तो नेपाल एक बफर जोन के रूप में काम करता है भारत और चीन के बीच में। बांग्लादेश में चूंकि चीन ट्रेड बढ़ाता जा रहा है और बांग्लादेश के साथ भारत की बहुत लंबी सीमा साझा होती है, ऐसे में बांग्लादेश के साथ रिश्ते बनाए रखना भारत की मजबूरी भी है, आवश्यकता भी है और ज़रूरत भी है, बनाए हुए हैं। तो 2008 में इसमें अन्य क्षेत्रों को लेकर के भी विस्तार किया गया था और देशों को एक काम ये सौंपा गया था कि अब सभी देश अलग अलग स्तर पर नेतृत्व करेंगे। मतलब शुरू में ये था कि ग्रुप के सभी लोग मिल करके काम करेंगे, बाद में ये निर्धारित किया गया कि सभी देशों के पास चूंकि सबकी आर्थिक और राजनीतिक जो क्षमता है, सैन्य क्षमता है, वो अलग अलग है। ऐसे में अगर सुरक्षा के मुद्दे को देखें तो भारत पर एक जिम्मेदारी ये बन सकती है कि आतंकवाद जैसे मुद्दों को टारगेट करते हुए इसको बढ़ने से रोकने के लिए, सीमा पार आतंकवाद की बात जब आती है, यहाँ पर काउंटर करने के लिए भारत बाकी देशों को सहायता दे, तो भारत ऐसा करता है। यहाँ पर आप सूची देखेंगे तो बांग्लादेश के पास व्यापार, निवेश और विकास जैसे क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। क्यों है? क्योंकि उसकी अवस्थिति से आप समझ पाएंगे कि वहां पर ट्रेड रूट इंपॉर्टेंट है। तो बांग्लादेश क्या करेगा? व्यापार को देखेगा। और दूसरी बात यह भी है कि बांग्लादेश टेक्सटाइल के मामले में बहुत महत्वपूर्ण देश है, ऐसे में उसका एक्सपोर्ट बहुत है, तो उसके लिए जो व्यापार है वो जरूरी है। भूटान को देखेंगे तो भूटान को एनवायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट देश माना जाता है और भूटान में उन्होंने बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। ये एक बड़ी वजह है कि भूटान को कई बार कार्बन न्यूट्रल देशों के तहत भी शामिल किया गया है। तो वहाँ पर इतने पेड़ पौधे और जो प्राकृतिक संसाधन है वो मौजूद हैं कि वो उन्हें उन्हीं स्थितियों के हिसाब से बनाए रखा गया है। तो भूटान के पास जिम्मेदारी है कि वो अपने पास जो संसाधन मौजूद हैं, जो एक आइडियोलॉजी मौजूद है, वो बाकी देशों तक भी पहुंचाए, इस हिसाब से शामिल है। अब भारत एक मजबूत देश है, इन सभी शामिल देशों की सूची में अगर आप देखते हैं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और क्षेत्र के लिए भी अगर बाकी देशों को चीन से दिक्कत है तो भारत की ओर देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत भारत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। इसीलिए आप जब भी देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री अगर कहीं गए हैं, मान लीजिए यूएस गए हैं, तो उनका इतना स्वागत क्यों हो रहा है? मान लीजिए एक समय पहले अगर आप देखेंगे 1970-80 के आसपास, तो रूस से भारत की नज़दीकी थी। आज हमें यूएस से क्यों दिखाई देती है? यूएस इतना वेलकम क्यों करता है? देखिए,
देशों के स्तर पर एक बात कही जाती है कि कोई भी किसी का परमानेंट ना ही फ्रेंड है ना ही परमानेंट एनिमी है, यानी परमानेंट शत्रु नहीं है। आवश्यकता के हिसाब से देशों की मित्रता और राजनीतिक संबंधों में बदलाव आता रहता है और देश का विकास वहां पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा ही कुछ यहाँ भी दिख रहा है, जिस वजह से यूएस के जो इंटरेस्ट हैं चाइना को काउंटर करने में भारत से जुड़ते हैं। दूसरी बात, ऑस्ट्रेलिया को अगर आप देखते हैं, जापान को देखते हैं, तो कहीं ना कहीं चीन यहाँ पर एक बड़ी भूमिका निभाता है। ऐसे ही म्यांमार को देखेंगे तो म्यांमार के तहत कृषि एवं सुरक्षा, मत्स्य पालन, पशुधन। नेपाल में देखेंगे तो लोगों का लोगों से संपर्क, संस्कृति, पर्यटन और थिंक टैंक आदि के रूप में यहाँ पर डेवलपमेंट दिया गया है। श्रीलंका को साइंस एंड टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट और इनोवेशन जैसे काम मिले हैं। वहीं थाईलैंड को कनेक्टिविटी के लिए काम सौंपे गए हैं कि जो भी कनेक्टिविटी से जुड़े हुए डेवलपमेंट है, अगर कोई सड़क का निर्माण है, भारत, म्यांमार और थाईलैंड के बीच में कनेक्टिविटी जोड़ने की बात आ रही थी, क्योंकि भारत से फिर नेपाल और बांग्लादेश भी जुड़ जाएंगे, भूटान भी जुड़ जाएगा, तो ओवरऑल सभी देशों को एक कनेक्टिविटी मिल जाएगी जहां से वो ट्रेड कर पाएंगे। और ट्रेड के साथ साथ अगर आप इसका सामरिक महत्व निकालेंगे, एक सेकेंड, हाँ, तो अगर आप सामरिक महत्व देखते हैं तो जब कभी आवश्यकता होगी तो थल सेना को भी पहुंचाया जा सकता है, जल सेना को भी पहुंचाया जा सकता है, वायुसेना को भी पहुंचाया जा सकता है। सैन्य अभ्यास अगर आप देखते हैं वो भी कुछ इसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। अगर हम बांग्लादेश के साथ कर रहे हो, थाईलैंड के साथ कर रहे हो, वहाँ के सैन्य कमांडर अगर भारत आ रहे हैं तो उन संबंधों को भी आप इस तरह से जोड़ करके देख सकते हैं कि हम थाईलैंड, म्यांमार या मलेशिया या इंडोनेशिया जैसे देशों के साथ क्यों अपने सैन्य संपर्कों को मजबूत कर रहे हैं। खास तौर से ऐसे देश जो चीन को काउंटर कर सकते हैं। फिलीपींस की स्थिति देखिए, फिलीपींस भी बैंक, और फिलीपींस के अलावा वियतनाम जैसे देश भी भारत के साथ संबंधों को मजबूत कर रहे हैं, क्योंकि इन सभी देशों को अपनी अवस्थिति के हिसाब से चीन के साथ दिक्कत है। और चीन इस समय एक मजबूत आर्थिक और सैन्य ताकत बनता जा रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी बेहतर काम कर रहा है। सभी चीज़ों को जब आप एक साथ जोड़ेंगे आपको तब ज़्यादा बेहतर किसी भी जो संगठन है उसका उद्देश्य समझ में आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं कि भारत के लिए क्यों मायने रखता है। बहुत सारी बातें हमने कर ली। दूसरा ये कि बंगाल की खाड़ी भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर यहाँ के देश भारत का सहयोग नहीं करेंगे, कल को जैसे श्रीलंका में हम देखते हैं कि चीन का निवेश बहुत ज़्यादा हो गया, कई सारे हम्बनटोटा जैसे बंदरगाह चीन ने एक्वायर कर लिए हैं। चीन मलेशिया जैसे देशों में इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। तो ऐसे में अगर भारत के आसपास भारत के सभी पड़ोसियों में चीन जैसे देशों का प्रभुत्व हो जाएगा तो हमारी सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो यही वजह है कि भारत इन देशों को, यानी अपने से जो छोटे देश हैं उनकी सहायता करता है और एक तरफा करता है, बजाय इस बात की उम्मीद की कि हमें आपसे कोई चीज़ चाहिए, जिसको हम अनुदान कहते हैं। कई बार जब भी आप देखते हैं डिजास्टर्स आते हैं तो भारत आगे बढ़ करके वहाँ जो भी उपलब्धता हो सकती है किसी सामग्री की, अपनी ऐसे जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए दल है उनको भेज देता है, आर्थिक राहत पहुंचाता है, मेडिकल या मेडिसिन से जुड़ी हुई सामग्रियां पहुंचाता है, बजाय इसके कि आप हमें बदले में कुछ देंगे। तो ये एक तरफा जो तरीका है वो भी कुछ ना कुछ इससे जुड़ता है, यानी कि वो रणनीतिक निवेश कहा जाता है उसे। डिप्लोमेसी की भाषा में जब आप पढ़ेंगे तो कुछ इस तरह से चीज़ें काम करती हैं। अगला वही बात, चीन के प्रभाव का मुकाबला करना है, क्षेत्रीय सहयोग और विकास को बढ़ावा देना है। बिल्कुल बढ़ावा देना है। आसपास के देशों के साथ, आसियान समूह हो या अलग अलग देश हो, उनके साथ भी संबंधों को बेहतर करना है। हम आसियान की बैठक हमेशा आयोजित करते हैं और उनके देशों के साथ व्यापार समझौते करते हैं। बिम्स्टेक दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, बृहत हिमालय अथवा हिमाद्री और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है, क्योंकि इसमें जो देश शामिल हैं उनकी अवस्थिति इस बात को निर्धारित कर रही है। देखिए, देशों का नाम तो आपने पढ़ लिया, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, भारत है, लेकिन अगर आप क्षेत्रवार देखेंगे तो ये क्षेत्र कौन सा पड़ता है? हिमालयी क्षेत्र पड़ता है। भारत के पास एक बड़ा हिस्सा है, नेपाल से, भूटान से होकर के जाता है। उसका जो सिंटेक्शियल बेंड के बाद जब आप आएंगे पूर्वोत्तर भारत की ओर जाएंगे, फिर जो नदियों का आगे जाकर के जो प्रवाह है वो बांग्लादेश से होकर के खुले समुद्र में मिलता है। तो ओवरऑल एक पूरा रीजन है। इस हिसाब से ये क्षेत्रवार भी महत्वपूर्ण है और भारत की नीतियां भी इसी हिसाब से डिजाइन की गई हैं। नेबरहुड फर्स्ट की नीति, एक्ट ईस्ट की नीति, पहले हम क्या कहते थे, लुक ईस्ट की नीति, यानी कि पूर्व की ओर देखो, लेकिन नई सरकार ने क्या किया 2014 के बाद से, एक्ट ईस्ट, यानी अब हम केवल देखेंगे ही नहीं, उस दिशा में काम भी करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर जुड़ जाती है। और नेबरहुड फर्स्ट का मतलब ही ये होता है कि हम ना दूर समुद्र को देख करके कि हमें भाई महासागरों के पार अमेरिका नहीं जाना, हम पहले ये देखेंगे कि हमारा पड़ोसी भूखा तो नहीं बैठा,
हम उसकी मदद करेंगे। ये कुछ ऐसा है। अब एक क्षेत्रीय मंच के रूप में बिम्स्टेक का विकास देखें तो शुरुआत में मतलब 1997 के बाद से इसका विकास तो चलता रहा है और लंबे समय तक इसने एक समूह के रूप में काम किया, लेकिन उतना महत्वपूर्ण नहीं रहा। 2016 के बाद से अगर आप समझेंगे तो उरी अटैक जब से हुआ तब से भारत ने इस मुद्दे को ठीक से उठाया है और ये कहा है कि पाकिस्तान जैसे या चीन जैसे जो देश हैं, अगर वो किसी देश की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा पैदा कर सकते हैं तो वो बाकी देशों के लिए भी खतरा बन सकते हैं। ऐसे में अगर हमें उन्हें काउंटर करना है तो हमें एक साथ मिलकर के काम करना होगा। इसलिए आतंकवाद के मुद्दे पर अगर आप देखते हैं तो भारत का नाम या भारत इस मुद्दे को चाहे वो यूएन में हो या बाकी अपने जो समूह के साथ देश हैं उनके बीच में पुरजोर तरीके से उठाता है। और आपने देखा कि भारत के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी भी इसलिए यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के साथ बिम्स्टेक नेताओं के साथ आउटरीच शिखर सम्मेलन भी किए गए हैं। मतलब ब्रिक्स हो, सार्क हो या बिम्स्टेक हो, भारत की मौजूदगी वहाँ है और भारत अपने साथ के देशों को लेकर के चल रहा है। अब क्षेत्रीय मंच के रूप में अगर इसका विकास देखें तो सदस्य देशों के लिए रणनीतिक प्रोत्साहन है। हमने चर्चा की कि अगर चीन की बात आएगी, कभी ऐसा होगा कि आपस में देश बिखरे हुए हैं। अब चीन किसी एक देश को कभी प्रताड़ित कर रहा है, कभी दूसरे को कर रहा है। अगर वो सभी समूह में आकर के अपनी बात रखते हैं तो बाकी देश भी उसकी मदद करेंगे, उसके किसी पक्ष पर वोट करेंगे। जब भी मामला यूएन जैसे देशों के, यूएन जैसी संस्थाओं के पास जाएगा तब एक समूह के रूप में एक आवाज़ मजबूत होगी। अगर अलग अलग देश बोलेगा, जैसे कि फिलीपींस ने बोला भी था, आईसीजे का निर्णय भी फिलीपींस के पक्ष में आया था, उसके बावजूद हमने क्या देखा कि चीन ने अपने जो सैन्य अड्डे थे उनको वापस लेने से मना कर दिया, उसने आईसीजे के फैसले को खारिज कर दिया। ऐसे में छवि कैसी बनती है चीन की? अगर अमेरिका इस पर बात करेगा, रूस बात करेगा या भारत बात करेगा या बाकी सभी देश, मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया इस पर बात करेगा तो क्या बोलेगा? फिर चीन का एक एग्रेसिव रवैया दिखाई देगा। हम यही तो चाहते हैं। हम ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि वास्तविक रूप से किसी देश का जो चेहरा है वो सामने आए। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अगर आप परियोजना को देखते हैं तो वो सभी क्षेत्रों में अपनी सड़क निर्माण को बढ़ावा देता जा रहा है, अपना निवेश करता जा रहा है। तो निवेश करने का क्या मतलब है? आप आज के समय अगर पढ़ते हैं कि आधुनिक उपनिवेशवाद बढ़ता जा रहा है तो उसमें क्या है? अब कोई देश ये कहने नहीं आएगा, अपनी सेना रख करके किसी देश को गुलाम नहीं बनाएगा। आज का समय ऐसा है कि वो निवेश करेगा, तकनीक भेजेगा, अपनी संस्कृति और अपने लोगों को आपके आसपास भेजेगा। सबसे बड़ी जीत तो यही है कि आप उनके कल्चर से जुड़ जाएं। तो कल को डोरेमोन शो आप लोग देखते हैं या कोई और देखता है, या कोई जापानीज शो की बात कर लें या नीली जीन्स की ही बात कर लें जो भारत में आई थी, जो एक समय अमेरिकी प्रभुत्व की निशानी हुआ करती थी, आज सभी लोग देखते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। तो कल्चर की बात भी है। कल्चर इम्पोज करेंगे हम, फिर ली की या उनके किसी ब्रांड की जीन्स खरीदेंगे, इम्पोर्ट कराएंगे, या कोई वाहन की बात कर लें। तो जब तक हम स्वदेशी रूप से निर्मित नहीं करेंगे तो हम तो दूसरों के ऊपर निर्भर रहेंगे। स्वदेशी रूप से विकसित करने के लिए हमें फंडिंग चाहिए। फंडिंग फिर दूसरा देश कहता है कि हम आपको दे रहे हैं और आधुनिक उपनिवेशवाद की चपेट में ले रहे हैं। क्योंकि अगर हम आपको कुछ देंगे तो निश्चित तौर पर बदले में आपसे कुछ डिमांड करेंगे। और डिमांड क्या करेंगे कि जब हम कभी कहीं पर कब्जा करें या आक्रमण करें तो आप कुछ मत बोलिएगा। देशों ने यही किया, कुछ नहीं बोला। ठीक है। श्रीलंका का दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर, हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंध की बात है। मतलब अब यहाँ पर बात ये आती है कि अलग अलग देशों के क्या इंटरेस्ट हैं। जैसे कि बांग्लादेश के लिए हमने कहा कि बंगाल की खाड़ी में मौजूद है, इसलिए उसको अपनी अवस्थिति के हिसाब से ये संगठन जरूरी दिखाई देता है कि इसमें शामिल होने से हमारा महत्व बढ़ रहा है और आसपास का जो ट्रेड है हमारे पास से ही होकर गुजरता है। तो सुरक्षा जो हमें मिली हुई है भारत या बाकी देशों के साथ में, उसका उपयोग हम कर पाएंगे। दूसरा, श्रीलंका का क्या मकसद है? दक्षिण पूर्व एशिया में हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ जो कनेक्टिविटी है उसको वो मिल रही है और वो भी एक की रोल अदा कर सकता है वहाँ से गुजरने वाले ट्रेड के रूप में। कल को वहाँ से कोई शिप गुजरेगा, वो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ कि वहाँ से आप फिलिंग करा सकते हैं, रुक सकते हैं, टूरिज्म प्रमोट होगा, लोग आएंगे। अगला, भू आबद्ध नेपाल और भूटान की बंगाल की खाड़ी क्षेत्र तक पहुँच होगी। हमने डिस्कस किया कि इनको एक रूट चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो भारत के साथ अगर अच्छे संबंध होंगे, बांग्लादेश के साथ होंगे, तो हम इनको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर सकते हैं कि आप फ्री में चले जाइए, या फिर जो सीमाओं का पारगमन है उसको मुफ्त कर सकते हैं। ये भी एक आसान हो जाएगा। अगला, दक्षिण पूर्व एशिया में चीन के प्रभाव के विरुद्ध म्यांमार और थाईलैंड का संतुलन। मतलब कि म्यांमार और थाईलैंड भारत का सपोर्ट चाहते हैं चीन को काउंटर करने के लिए। दूसरा, भारत एक बड़ा व्यापारिक स्थितियां पैदा करता है, भारत में बड़े उपभोक्ता हैं जहां पर ये लोग अपने सामान को बेच सकते हैं। तो एक बड़ा बाजार है भारत जिसका उपयोग ये करेंगे।
और ये उद्देश्य भी होते हैं सभी देशों का। देखिए, जब तक साझा उद्देश्य नहीं होगा तो वो साथ में क्यों आएंगे? आप ही अपने दोस्त के साथ क्यों जा रहे होते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं एक भले ही बौद्धिक लगाव हो, कोई आर्थिक लगाव हो या किसी अन्य तरह की बात हो, अन्यथा तो लोग अपने परिवार में भी नहीं बना पाते। तो चीन की भूमिका और भारत की जवाबी रणनीति क्या है? पहला, हिंद महासागर तक पहुंच बनाए रखने में चीन की दिलचस्पी है, क्योंकि चीन के लिए जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना है उसका क्षेत्र यहाँ से भी होकर के गुजरता है। उसने जो चेन बनाई, एक बार आप गूगल कीजिएगा, इसका मैप निकालिएगा, शायद इसमें नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। उसको देखिएगा कि उसमें रूट कहाँ कहाँ से है, पाकिस्तान से कैसे वो निकल करके आना चाहता है और अरब सागर में प्रवेश चाहता है, ताकि यहाँ का पूरा रूट ले सके। उसके बाद उसके पास अफ्रीका वाला क्षेत्र मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ कुछ ड्रॉ करूँ, शायद आपको समझ में आए। अगर इसे अफ्रीका का क्षेत्र मान ले, ये अरब सागर है, तो यहाँ से उसने बंदरगाहों का विकास किया है ताकि इस क्षेत्र में आ सके, ट्रेड कर सके। दूसरा, अगर श्रीलंका की अवस्थिति यहाँ है तो यहाँ से गुजरने वाला उसको ट्रेड मिल जाएगा। अब यहाँ बांग्लादेश है तो बंगाल की खाड़ी वाला क्षेत्र बांग्लादेश के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्या है? भूटान और भारत को छोड़कर बिम्स्टेक देशों में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में हिस्सा लिया है। मतलब भारत के लिए एक ये भी चुनौती रही है कि भूटान ने तो उसमें हिस्सा नहीं लिया। अगर भारत ने उसको समझाया तो भूटान को समझ में आ गया, लेकिन बाकी देशों के अपने इंटरेस्ट हैं। जैसे नेपाल ने निवेश ले लिया, उनको सहयोग किया, बाकी सारे देशों ने भी कर दिया। तो भारत के सामने एक चुनौती ये भी तो है कि हम एक मंच बनाकर एटलीस्ट उनको भले ही रोक ना सके हों, लेकिन अपनी कुछ बातों को समझाने के लिए उनको अपने साथ रख सकते हैं। ये एक बड़ी वजह है। अगला क्या है? कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए भारत का रचनात्मक एजेंडा, यानी कि जिस तरीके से कनेक्टिविटी के लिए चीन काम कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो भारत भी कम से कम ना बहुत दूर सही, हमारे पास भले ही इतनी ज़्यादा फंडिंग ना हो कि हम बहुत दूर दूर विकास करें, एटलीस्ट अपने पड़ोसियों के आसपास तो कर सकते हैं, वहाँ तो कनेक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, वो कर रहे हैं। भारत बंगाल की खाड़ी में शांतिपूर्ण है और इस चीज़ को स्थापित भी कर सकता है। जैसे दक्षिण चीन सागर में अगर हम चीन की स्थितियों को समझे तो चीन का बहुत आक्रामक रवैया रहता है वहाँ से गुजरने वाले ट्रेड पर, या वहाँ पर मौजूद आइलैंड्स पर, वहाँ पर मौजूद रिसोर्सेस पर। तो भारत यहाँ पर ये साबित कर सकता है कि हमारे आपके साथ जो संबंध है या हमारे जो क्षेत्रीय संबंध है वो कितने शांतिपूर्ण है। एक आदर्श आचार संहिता की बात आ सकती है। जो बाकी देशों के लिए एक आधार पैदा कर सकती है, बता सकती है कि एक उस क्षेत्र की भी बात है जहां पर कितनी शांति से व्यापार होता है, कितनी शांति से देश रह रहे हैं, और इसका विरोध भी इस आधार पर किया जा सकता है। तो बिम्स्टेक बनाम शार्क की भी यहाँ पर बात आती है। शार्क का अभी तक जो तरीका रहा है, मैंने आपको शार्क के सदस्य देश बता दिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, और यहाँ अगर आप थाईलैंड को हटा दें तो आपको ये समझ में आएगा कि उसमें पाकिस्तान अगर मौजूद है तो भारत के जब तक पाकिस्तान के साथ संबंध बेहतर नहीं हो जाते, और जो भारत की मांग है कि एक आतंकवाद को प्रोत्साहित करना और आतंकवाद को प्रॉक्सी छद्म तरीके से भारत में भेजना, उसको बंद किया जाए, जब तक ये नहीं होता दोनों देश एक मंच पर नहीं आ पाएंगे। और अगर नहीं आते तो क्या इसका खामियाजा भारत बैठ करके सिर्फ इस आधार पर भुगते कि हम बाकी समूह के बाकी सदस्यों के साथ बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए इससे बेहतर ये होगा कि हम इनको हटा करके बाकी के जो सदस्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है उनको शामिल कर लें। तो यही अंतर है बिम्स्टेक और सार्क में। हालांकि ऐसा नहीं है कि सार्क पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो गया है, कुछ दिनों के लिए हॉल्ट है। भारत ने जब अपने बाकी के सदस्य देशों से ये कहा था कि सार्क की मीटिंग को आप बाइकआउट कर दीजिए, उन्होंने भारत का साथ दिया था और उस मीटिंग को बाइकआउट भी किया था। इस वजह से बिम्स्टेक आज के लिए भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उन देशों को साथ लाने के लिए जो सार्क का विकल्प है, भारत की आवश्यकता है। सार्क को एक तरीके से विकल्प के रूप में, सार्क के विकल्प के रूप में बिम्स्टेक को आप देख सकते हैं, अपने उत्तर में लिख सकते हैं। तो ये जरूर कहेंगे कि एकदम विकल्प नहीं है, लेकिन आवश्यकता तो है। दूसरा, सार्क एक क्षेत्रीय संगठन के रूप में जाना जाता है, जबकि बिम्स्टेक को अगर आप देखेंगे तो साउथ एशिया और आसियान को जोड़ने वाले एक अंतर क्षेत्रीय संगठन के रूप में जाना जाता है। ये बेसिक एक छोटा सा डिफरेंस है। जैसे सार्क में केवल रीजनल ही शामिल है, इस यहाँ पर केवल साउथ एशिया ही शामिल है। यहाँ पर क्या है, बिम्स्टेक में साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया यानी आसियान के देश भी मौजूद हैं। इसके अलावा सार्क सदस्य देशों को अविश्वास और संदेह का खामियाजा भुगतना पड़ता है। मतलब अगर सार्क के लिए कोई बात लिखनी हो तो सार्क क्यों नहीं सफल हो पा रहा। भले ही पाकिस्तान आकर के बात कहे कि वो टेररिज्म हमने नहीं फैलाया, लेकिन संदेह है, देशों के बीच में अविश्वास है, और वो एक दिन का अविश्वास नहीं है, उसमें पुराना एक इतिहास है।
उसमें कई सारे युद्ध हैं, उसमें कई बार दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद फिर से उस तरह की हरकतें हुई, एक दूसरे ने फिर एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, बहुत सारी चीज़ें उसमें शामिल की गई हैं। अब बिम्स्टेक को हमें मजबूत करने की ज़रूरत कैसे है, एक सवाल ये भी आएगा। तो सार्क को से व्यवस्थित करना अपने आप में अभी के समय आदर्शवादी दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि जब तक पाकिस्तान और भारत के बीच में संबंध अच्छे नहीं हो जाते तब तक उस तरीके से हम उसको वापस नहीं ला सकते। दूसरी बात, अफगानिस्तान में भी जो फेरबदल हुए थे, तालिबान की सरकार हो, यूएस का वापस जाना हो, वो भी उस क्षेत्र की अशांति का एक बड़ा कारण रहा है। ऐसे में अफगानिस्तान और पाकिस्तान का आने वाले समय में क्या दौर होगा या भारत के प्रति क्या रुख होगा, ये भी जरूरी होगा भारत के लिए। ऐसे में अभी के समय तो हम नहीं कुछ कह सकते। अगला, चीन के प्रभाव का मुकाबला करने के लिए भी महत्वपूर्ण है, चीन को काउंटर करना जरूरी है। एक समूह होगा हमारे पास, हमने चर्चा की। आवश्यकता क्या है? मुक्त व्यापार समझौते के लिए और क्षेत्र में समृद्धि और शांति के लिए। मतलब कि 2 शब्दों में, 2 लाइंस में कंक्लूड करना हो तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए जा सकते हैं। मतलब बिम्स्टेक के अंतर्गत जो देश हैं, इस समूह को और मजबूती दे सकता है अगर हम ईयू जैसा कुछ मॉडल अपनाएं। यूरोपियन यूनियन में जो चीज़ें शामिल हैं, एक दूसरे के साथ व्यापार करना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप जर्मनी से निकलकर पोलैंड पहुंच गए या क्रोएशिया पहुंच गए या कहीं और पहुंच गए। तो कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब कि नेपाल के साथ तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन बाकी देशों के साथ भी हम देख सकते हैं। लेकिन चूंकि हर देश या हर क्षेत्र की स्थितियां एक जैसी नहीं होती, यूरोपियन यूनियन में अपने आप में जो देश हैं वो इतने सक्षम हैं और एक दूसरे के साथ उनकी अलाइनमेंट इतनी अच्छी है। लेकिन अभी अगर हम साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया के हिसाब से देखें तो ये कहीं ना कहीं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के तौर पर देखे जाते हैं, विकासशील देश हैं, विकसित भी नहीं है। तो यहाँ पर कई सारे ऐसे अराजक तत्व मौजूद हो सकते हैं जो प्रशासन के लिए ही चुनौती पैदा कर रहे हों, देशों के लिए चुनौती पैदा कर रहे हों, दूसरे देशों के लिए चुनौती पैदा कर सकते हों, सीमा पार जाकर के किसी तरह के खतरे बढ़ा सकते हों। आए दिन हिंसा की घटनाएं हम देखती हैं, मणिपुर के पास हो या म्यांमार के पास बॉर्डर के आसपास हो, बांग्लादेश के आसपास रोहिंग्या की समस्या है। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चुनौतियां हैं जो इस तरह के एग्रीमेंट्स पर बाधाएं खड़ी करती हैं। लेकिन फिर वही बात है कि समाधान हमें सोचने होंगे ताकि इस तरह के समूहों का पूर्णतः लाभ उठाया जा सके। अब एक प्रश्न है जो आपको नोट करना है और इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल यानी बिम्स्टेक के संबंध में कुछ कथन हैं। पहला स्टेटमेंट कहता है कि वे सभी देश जिसके साथ भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है वो इस संगठन के सदस्य हैं। दूसरा, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड संगठन के मूल सदस्य थे। आपको बताना है कि ये थे या नहीं थे। अगर अभी भी भूल गए हो तो वीडियो एक बार वापस करके जाकर के देख लीजिए। इससे पहले बैंकॉक समझौते के नाम से इसे जाना जाता था। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पर कितने कथन सही है, तीनों सही हैं, 2 सही है या फिर 1 सही है। तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। आपसे मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, खूब सारा ख्याल रखिए, शुक्रिया।